हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत क्लास 6 का आज हम आखिरी अध्याय देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो हमारा इसके अंदर पहला टॉपिक है वो है धातु विज्ञान की जानकारी के बारे में। तो ऐसा दिया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तांबा के बारे में जानते थे, तांबा का प्रयोग करते थे, तांबा धातु का। ठीक है। और लोहा का जो प्रयोग है वो वैदिक सभ्यता में है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद वैदिक सभ्यता आता है, वहां पर लोहे का प्रयोग चालू हो गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में तांबा और कांसा। कांसा कैसे बनता है? तांबा में अगर टीन जोड़ दिया जाए, तांबा और टीन, तो मिला के हो जाएगा कांसा। ठीक है। तांबा में टीन जोड़ेंगे तो कांसा। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर तांबा और कांसा का लोग प्रयोग करते थे, उसको बनाने का तरीका जानते थे। और वैदिक सभ्यता के अंदर लोहा का प्रयोग लोगों ने स्टार्ट किया। इसमें भी अलग अलग प्रकार के लोहे भारत के अंदर बनते थे। खोटा लोहा, ढलवा लोहा या पिटवा लोहा। ठीक है, इस प्रकार के लोहे बनाए जाते थे। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक दिया गया है लौह स्तंभ के बारे में। ठीक है। लौह स्तंभ आपको पता है, दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार का परिसर है, कैंपस है, उसी के अंदर लौह स्तंभ खड़ा है। ठीक है। और ये महरौली दिल्ली में है, महरौली नामक जगह पर है। इसको आप याद रखेंगे, महरौली दिल्ली। और ये 1500 साल पहले इसका निर्माण किया गया था, जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। ठीक है। और इस लौह स्तंभ पर एक चंद्र नामक शासक का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। ठीक है। और इस चंद्र को जोड़ करके देखा जाता है विक्रमादित्य से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था। जो गुप्त वंश के क्या थे, एक अच्छे प्रतापी राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी था। तो उनसे जोड़ करके देखा जाता है कि हो सकता है इनके बारे में ही उस लौह स्तंभ पर लिखा हुआ है। ठीक है। उस पर एक स्तंभ लेख है, उस पर चंद्र नाम के राजा की का जिक्र आता है। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ठीक है। तो बेसिकली ये हम देख रहे हैं कि हमको इन चीजों से क्या जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। ठीक है। तो इसमें देखिए 2 टाइप का चीज देखने के लिए मिला है, एक है स्तूप, एक है मंदिर। अब स्तूप के बारे में समझते हैं कि स्तूप क्या है। स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उसी से रिलेटेड चीज है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। टीला मतलब किसी चीज का ढेर। ठीक है। तो कोई ढेर है जिसको क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, टीला होता है। अब देखिए इस स्तूप के अंदर क्या रहता है, आप कई बार देखे होंगे। स्तूप जो है वो रहता है ऐसा करके, ऐसा करके आप देखेंगे बंद रहता है। ठीक है। ये स्तूप हो गया। तो इस स्तूप के अंदर क्या रहता है, देखिए इसके अंदर एक धातु मंजूषा रखा जाता है। तो आइए समझते हैं कि धातु मंजूषा क्या है। तो मान लेते हैं कि एक छोटा सा डब्बा ले लीजिए। इस डब्बे के अंदर किसी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु या बौद्ध संत, ठीक है, उनका कोई सामान, जैसे कि उनके शरीर का कोई पार्ट, उनकी हड्डी हो गई, उनके दांत हो गए, या उनके द्वारा प्रयोग की गई कोई वस्तु, उसको रखा जाता है एज ए मेमोरी। यानी कि वो उन व्यक्ति के चले जाने के बाद, वो संत जो थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके मृत्यु के बाद उनके कुछ अवशेष एक डब्बे में रख दिया जाता है। ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं धातु मंजूषा। ठीक है। इस डब्बे के अंदर जहाँ पर अवशेष रखे हुए हैं उसको कहते हैं धातु मंजूषा। इसके ऊपर मिट्टी का टीला बनाया गया था शुरू में। ठीक है। स्टार्टिंग में इसको मिट्टी के टीले से ढक दिया गया और ये एक पूजनीय स्थल हो गया। आने वाले समय में जो शासक थे उन्होंने इसका क्या किया, पत्थर से इसको ढक दिया, पत्थर या फिर ईंट से इसको ढक दिया। तो स्तूप का निर्माण समझिए कैसे हो रहा है। पहले धातु मंजूषा रखा गया, उसके ऊपर मिट्टी का टीला दिया गया, उसके बाद उसको आने वाले शासकों ने धीरे धीरे करके उसके ऊपर पत्थर और ईंट का सजावट कर दिया, और फिर इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता बना दिया गया। ठीक है। और इस रास्ते के चारों साइड रेलिंग बना दिया गया। ठीक है। तो आप स्तूप के निर्माण का प्रोसेस देख रहे हैं कैसे हुआ है। धातु मंजूषा, फिर मिट्टी का टीला, फिर ईंट और पत्थर का ऊपर से सजावट, फिर चारों तरफ घूमने के लिए एक पथ बनाया गया है, वृत्ताकार पथ, और उस पथ के चारों तरफ रेलिंग, एक रेलिंग दे दी गई है। ठीक है। उन्हीं को देखिए कैसे है, प्रदक्षिणा पथ। ये जो वृत्ताकार पथ बनाया गया है इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सांची का स्तूप। सांची मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मध्य प्रदेश में एक जगह है सांची, यहाँ पर आपको सांची का स्तूप देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो प्रदक्षिणा पथ हो गया इस स्तूप के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ जहां पर लोग परिक्रमा करते हैं। ठीक है। और उस पथ के चारों साइड रेलिंग लगाया जाता था, उसको कहा जाता है वेदिका। तो आप दोनों टर्म याद रखेंगे, प्रदक्षिणा पथ
और वेदिका। ठीक है, तो ये हो गया स्तूप के बारे में। स्तूप का एक एग्जाम्पल हो गया सांची का स्तूप। ठीक है, और इसके निर्माण की विधि भी मैंने आपको बता दी कैसे बना था। अगला टॉपिक है मंदिर। ठीक है, मंदिर के अंदर क्या क्या खासियत था। देखिए, मंदिर में आज भी आप देखते होंगे एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह का मतलब जहाँ पर देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है, स्थापित की जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ठीक है, तो वो हो गया गर्भगृह। ठीक है, और गर्भगृह को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे कि गर्भगृह का जो छत होता था उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा करके बनाते थे। आप मंदिरों में देखते होंगे जहाँ मूर्ति होती है उसके ऊपर बहुत ऊंचा छत होता है। ठीक है, शिखर बनाया जाता था। ठीक है, तो गर्भगृह के ठीक ऊपर शिखर बनाया जाता था। और मंदिरों में एक मंडप बनाया जाता था। मंडप जो है एक ऐसा सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। जो पुजारी हैं, भक्त हैं, वो लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के कुछ डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। तो मंदिर के अंदर गर्भगृह, शिखर और मंडप, इस प्रकार की चीजें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, मंदिर का एग्जाम्पल है महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर। महाबलीपुरम आपको पता है चोल साम्राज्य के अंदर आता है। ठीक है, और एकाश्मिक मंदिर क्या होता है? एकाश्मिक का मतलब हो गया, देखिए इंग्लिश में उसका नाम है मोनोलिथ, यानी कि एक पत्थर से काट करके मंदिर बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए यहाँ पर पहाड़ है और आपको कहा जाए कि एकाश्मिक मंदिर बनाना है, तो आपको इस डिजाइन से काटना है कि काटते काटते लास्ट में एक मंदिर का डिजाइन बन जाए। तो उसको क्या कहेंगे? एकाश्मिक मंदिर कहेंगे। एक पत्थर को काट करके ही बनाया गया, वहां पर कोई दूसरा पत्थर नहीं लाया गया, जोड़ा काटा नहीं गया है। ठीक है, वो सिर्फ एक पत्थर को काटते काटते एक मंदिर का रूप दे दिया गया है, उसको कहते हैं एकाश्मिक मंदिर। ये महाबलीपुरम में स्थित है, चोल साम्राज्य के अंदर पड़ता है। ठीक है, और एहोल, चालुक्य वंश की राजधानी थी एहोल। यहाँ का दुर्गा मंदिर जो 1400 साल पहले बना है, ये भी मंदिर का एक एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं, अगला टॉपिक है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप का मैंने आपको डिजाइन बता दिया है। ठीक है, मंदिर का भी। तो देखिए क्या होता है कि इन चीज़ों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा धनराशि की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है। तो ये नॉर्मल साधारण व्यक्ति तो बनवा नहीं सकते थे, तो इनको बनवाने के लिए हमेशा राजा या रानी इन चीज़ों को स्पॉन्सर करते थे। ठीक है, कि स्तूप या मंदिर बनेगा तो राजा या फिर जो बहुत ज़्यादा धनी लोग हैं वो लोग करवाते थे। ठीक है, तो स्तूपों का निर्माण तो करवा दिया। इसके बाद क्या था कि जो भक्त थे वो उपहार लेकर के आते थे। ठीक है, कोई आभूषण लेके आ रहा है, सोना चांदी लेके आ रहा है, कोई पैसे लेकर आ रहा है, तो उन चीज़ों से उस मंदिरों या स्तूपों की सजावट की जाती थी। ठीक है, भक्तों के चीज़ों से सजावट की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिक, ठीक है, इन्होंने सांची का जो एक स्तूप बनाया गया है, सांची का स्तूप, इसमें एक प्रवेश द्वार के लिए बनाने के लिए खर्च दिया था। ठीक है, तोरण, तोरण क्या होता है? उसमें जो सजावट किया जाता है, मान लीजिए गेट बनाया गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो सजावट ऐसा लटका हुआ सजावट होता है, इसको तोरण कहते हैं। ठीक है, तो अलंकृत प्रवेश द्वार, एक प्रवेश द्वार बनाने के लिए सांची स्तूप के अंदर हाथी दांत के काम करने वाले श्रमिकों ने अपना योगदान दिया था। ठीक है, और ये सब करने के बदले जो भक्त हैं, जो श्रमिक लोगों ने दान दिया, तो उसके रिटर्न में क्या होता था कि उनका नाम खंभे, दीवार या रेलिंग पर लिख दिया जाता था। ठीक है, ताकि उनको भी लगे कि उन्होंने कुछ योगदान किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्तूप और मंदिर बनाए जाते थे। पूरा का पूरा खर्चा राजा या रानी उठाते थे, क्योंकि साधारण व्यक्तियों की बस की बात नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्तूप और मंदिर बनाए जाते थे। इसके बाद अगला टॉपिक है चित्रकला। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं ये ढूंढी गई है। इस गुफा का ऐसा माना जाता है कि ये 1500 साल पहले इसका निर्माण किया गया होगा, और ये खास करके बौद्ध भिक्षुओं के विहार थे। देखिए, पुराने समय में जब बौद्ध भिक्षु भ्रमण करते थे, है ना, तो वो जहाँ भी जाते थे तो उनके ठहरने का जगह होता था, जिसको विहार कहा जाता था। आज जो हमारे राज्य बिहार का नाम बिहार है, वो भी उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। पहले विहार ही था, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का घर हुआ करता था, यहाँ पर आके वो ठहरते थे। ठीक है, उसी का नाम पर बिहार हो गया, और उसी को बदलते बदलते लोगों ने बिहार कर दिया। ठीक है, तो ये जो अजंता की गुफा है, ये पहले बौद्ध भिक्षुओं के विहार थे। और इस गुफा की खासियत क्या है कि इस गुफा के अंदर बहुत सारे चित्र पाए गए। ठीक है, बहुत सारा चित्र उस पर उकेरा गया, उसके दीवार पर। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश चित्र मशाल की रोशनी में बनाए गए थे। ठीक है, और फिर भी आज भी अगर देखा जाए 1500 साल पहले बनने के बावजूद आज भी उन चित्रों में चमक वैसी की वैसी बरकरार है जैसे नए चित्रों में होती है। ठीक है, और इसमें जो रंग लगाए गए थे वे पौधे और खनिज से निकाले गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगले स्लाइड में आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है पुस्तकों की दुनिया। ठीक है,
इसमें देखिए उस समय में दो तमिल महाकाव्य जो ज़्यादा फेमस हुए उसके बारे में दिया गया है। एक है शिलप्पदिकारम, ये बुक का नाम है, महाकाव्य का नाम है शिलप्पदिकारम। इसकी रचना 1800 साल पहले हुई है। इसके रचयिता थे इलांगो, कवि जो थे उसका नाम था इलांगो। और इसमें कहानी दी गई है कन्नगी और कोवलन की कहानी। कोवलन नाम का एक व्यापारी था, ठीक है, और वो चोल साम्राज्य में रहता था। कन्नगी और कोवलन दोनों पति पत्नी थे। कोवलन का माधवी नामक नर्तकी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस चीज से कन्नगी बहुत दुखी रहती थी। अंत में इन दोनों ने, कन्नगी और कोवलन ने, चोल साम्राज्य को छोड़ करके चोल में पुहार नाम का एक पोर्ट है, ठीक है, हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा है। पुहार जो है वो चोल का पत्तन था, पोर्ट था, तो उस एरिया में ये लोग रहते थे। उसको छोड़ करके ये कहाँ चले गए, मदुरै, जो कि पांड्य है। पहले ये चोल में रहते थे, चोल साम्राज्य में, इसके बाद ये ट्रांसफर होकर के चले गए पांड्य साम्राज्य में। तो माधवी को छोड़ करके कन्नगी और कोवलन चले जाते हैं पांड्य साम्राज्य में। तो पांड्य साम्राज्य में जो राजा का दरबारी जौहरी था, ठीक है, जो आभूषण वगैरह सप्लाई करता था, उसने कोवलन पर झूठा आरोप लगा दिया, ठीक है, और राजा ने कोवलन को मृत्यु दंड दे दिया और उसे मार दिया गया। तो इसी प्रकार की कहानी शिलप्पदिकारम से ली गई है, ठीक है। उसके बाद कन्नगी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, चूंकि उसके जो पति थे वो माधवी से प्रेम करते थे, फिर भी कन्नगी ने इसके लिए, कोवलन के लिए, ऐसा उस बुक में दिया गया है कि पूरे मदुरै, पांड्य का जो शहर था उसका नाम था मदुरै, ठीक है, जो अभी चेन्नई हो गया है। तो कहा जाता है कि मदुरै में कोवलन की हत्या हो जाने के बाद कन्नगी ने पूरे मदुरै का विनाश कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार की कहानी शिलप्पदिकारम में दी गई है। आप इसका महाकाव्य का नाम और उसके कवि का नाम याद रखेंगे और ये प्रसंग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और महाकाव्य होता है, इसका नाम है मणिमेखलई, ठीक है। मणिमेखलई की रचना 1400 साल पहले होता है। इसके कवि का नाम है सत्यनार, ठीक है। और इसका प्रसंग है कि कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी। इसी में थोड़ा सा और कहानी को बढ़ाया गया है कि कोवलन की हत्या के बाद माधवी की बेटी आती है और मदुरै का विनाश करती है। इस प्रकार की कहानी इसके अंदर दी गई है। तो इन दोनों महाकाव्य का नाम याद रखेंगे, शिलप्पदिकारम और मणिमेखलई। इनके कवियों का नाम इलांगो और सत्यनार। ये 1800 साल पहले, ये 1400 साल पहले बनाया गया है, ठीक है। अब पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण किस प्रकार किया जाता था। देखिए, हिंदू धर्म से जुड़ी बहुत सारी कहानी है जो कि पुराणों में मिलती है, ठीक है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, पुराने समय की कहानियां, ठीक है। तो पुराण के अंदर देखिए क्या क्या चीज मिलता है। विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानी मिलती है, ठीक है। जितने भी भगवान आप देखते हैं उनके बारे में कहानियां मिलती है पुराण के अंदर। पुराण के अंदर पूजा करने की विधि का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर संसार की सृष्टि तथा राजाओं की कहानी, कुछ पुराण में, 3-4 पुराण ऐसे हैं जिसमें राजाओं की वंशावली भी दी गई है, ठीक है। और संसार की सृष्टि कैसे हुई इस बात पर भी चर्चा किया जाता है पुराणों के अंदर, ठीक है। हिंदू धर्म के अंदर आप देखिएगा 2 महाकाव्य कह सकते हैं आप, एक महाभारत और एक रामायण, ये देखने के लिए मिलता है। महाभारत के रचयिता है वेद व्यास, जिन्होंने इसका संकलन किया है। और रामायण, जो संस्कृत रामायण पहले लिखी गई थी, उसके रचयिता है वाल्मीकि, ठीक है। सबसे पुराना रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया और इसके बाद फिर तुलसीदास ने भी रामायण लिखा था, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानी, ठीक है। ये तो किसी ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों का, ये वेद व्यास, ये वाल्मीकि, इन लोगों ने किया है, लेकिन आम लोग के बीच में कैसी कहानियां चलती थी तो उसके बारे में है कि देखिए, इसमें से कुछ कहानी जातक कथा जो है वो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को जातक कथा कहा जाता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का पूर्व जन्म, इसकी कहानी जातक कथा कहलाती है। और पंचतंत्र की कहानी, तो ये गांवों में जो कहानियां चलती थी आम लोगों के द्वारा, वो इन चीज़ों में सुरक्षित है आज भी, ठीक है। और इसी में एक और कहानी दिया गया है बंदर राजा की कहानी। तो देखिए, इस बंदर राजा की कहानी में क्या होता है कि उत्तराखंड का एरिया मान लीजिए आप, ठीक है, गंगा के किनारे एक पर्वत था, वहां पर एक बंदर राजा रहता था अपने 80,000 और अनुयायियों के साथ, यानी कि 80,000 बंदरों के साथ, और वहां पर रहता था, ठीक है। और उस पर्वत पर एक खास प्रकार का आम पाया जाता था, मैंगो, जो बहुत स्वादिष्ट होता था। तो वो लोग उस आम को खाते थे और वहीं पर रहते थे। तो एक बार क्या होता है कि ये यहाँ से आम जो है वो नदी में गिर करके बहते बहते बनारस पहुंच जाता है, वाराणसी पहुंच जाता है, ठीक है। और वाराणसी के जो राजा थे उस समय नदी में स्नान कर रहे थे, तो उनको वो आम मिलता है, उसको वो चखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि इस प्रकार का आम कहाँ से आया। इस चीज़ का वो पता करने की कोशिश करते हैं, अपने सैनिकों को कहते हैं कि पता लगाओ कि ये आम कहाँ से आया है, ठीक है। तो सैनिक लोग पता लगाते हैं, पता करते करते उन्हें पता चलता है कि उस पर्वत पर ये आम पाया जाता है। तो राजा वहाँ पहुँचते हैं
तो राजा जो है, राजा और उनके सैनिक भरपूर जी भर के उस आम को चखते हैं, वहाँ पर खाते हैं। ठीक है, फिर जब रात होती है तो वो देखते हैं कि वो बंदर और उनके सारे अनुयायी भी आकर के उस आम को खा रहे हैं। ठीक है, तो राजा को ये बहुत बुरा लगता है कि एक तो वो उतना सारा सेना लेकर के गए हैं आम खाने के लिए, और उसको कोई बंदर जो है वो नष्ट कर रहा है। तो राजा ने आदेश दिया कि इन सारे बंदरों को मार दिया जाए। ठीक है, तो जब बंदर राजा ने देखा कि अब उसकी प्रजा पर आफत आ गई है, तो उसने क्या किया, पेड़ पौधे की टहनियों से एक पुल जैसा निर्माण किया नदी पर, और अपने सारे अनुयायियों को, सारे बंदरों को नदी पार करवा दिया। ठीक है, और पार करवा, और खुद भी उस टहनी को पकड़े हुए बैठा हुआ था। ठीक है, तो पार करवाते करवाते वो बंदर राजा बहुत ज़्यादा थक जाता है। ठीक है, और ये सब कहानी राजा देख रहे थे, जो वाराणसी के राजा थे वो उस बंदर राजा की जो हरकतें थी वो देख रहे थे। ठीक है, जो वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए कर रहा था। तो उनकी इच्छा होती है कि ये बंदर राजा बहुत अच्छा है, इसे बचाया जाए। ठीक है, लेकिन इस क्रम में क्या होता है कि बंदर राजा बहुत ज़्यादा थक जाता है और निढाल होकर के पानी में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात से राजा बहुत दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार की एक कहानी यहाँ पर दी गई है, जो आम बोलचाल में ये कहानियाँ वहाँ पर चलती थी। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है विज्ञान की पुस्तकें। विज्ञान की पुस्तकें में आर्यभट्ट के बारे में दिया गया है। आर्यभट्ट जो है वो एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ये भारतीय थे। ठीक है, और इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है आर्यभट्टियम। ठीक है, आर्यभट्टियम के अंदर उन्होंने गणित और भूगोल के कुछ सिद्धांत दिए। भूगोल में जैसे कि पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन होने के कारण दिन और रात होता है, ये किन्होंने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। इन्होंने ग्रहण के बारे में भी सिद्धांत दिया कि ग्रहण कैसे लगता है, क्यों लगता है। और इन्होंने मैथ के अंदर, गणित के अंदर वृत्त की परिधि को मापा था, और इतने सटीक तरीके से मापा था कि आज के ज़माने में प्रयोग की जाने वाली विधि से भी वैसा ही वैल्यू आता है जैसा उस टाइम पे उन्होंने निकाल कर दिया था। और उन्हीं के समकक्ष, उन्हीं के समय और गणितज्ञ, अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता का अगर बात किया जाए तो इसमें थे वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। ठीक है, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ये लोग भी गणितज्ञ और खगोलवेता थे। इन्होंने भी बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। इसके बाद जो शून्य का आविष्कार है, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। तो ऐसा नहीं है कि शून्य का आविष्कार करने से पहले गिनती लोग नहीं करते थे, ऐसा नहीं है कि वो डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, इससे पहले करते थे, लेकिन शून्य के बगैर करते थे। ठीक है, तो इंडिया ने जब शून्य का आविष्कार कर दिया तो सबसे पहले अरबों ने, जो अरब है आज, ठीक है, इन अरबों ने अपनाया और फिर धीरे धीरे यूरोप में फैल गया। इसके पहले रोमन जो है, रोमन काउंटिंग आप देखेंगे उसमें शून्य के बिना ही गिनती होती है। आप देखेंगे रोमन ऐसा लिखा जाता है 1 2 3 ऐसे करके रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसके अंदर आप देखेंगे जीरो का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, आज भी आप इसके अंदर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये शून्य के बिना ही काउंटिंग करते थे। इसके बाद आयुर्वेद के बारे में दिया है। आयुर्वेद जो है वो क्या है, चिकित्सा पद्धति है। ठीक है, किसी इलाज, बीमारी के इलाज के लिए है। तो आयुर्वेद के अंदर दो व्यक्तियों का नाम है, एक का नाम है चरक और एक का नाम है सुश्रुत। तो चरक नाम के जो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, ये पहली दूसरी शताब्दी में यहाँ पर थे और इन्होंने औषधि शास्त्र के बारे में लिखा। एक चरक संहिता करके इन्होंने बुक लिखा। इन दोनों ने एक एक संहिता लिखा, एक चरक संहिता और एक सुश्रुत संहिता। ठीक है, चरक संहिता के अंदर औषधि शास्त्र के बारे में बात की गई और सुश्रुत संहिता के अंदर शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशंस, जो आज के समय में ऑपरेशन की जाती है, इसको सुश्रुत ने बताया था, सुश्रुत नाम के मुनि ने बताया था। ठीक है, तो सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सा और चरक जो है वो औषधि शास्त्र के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है और इस चैप्टर के साथ ही क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री भी खत्म हो जाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सारे वीडियोस को एक बार अवश्य देखें और उसके बाद एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें। आपके शेयर और सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आगे काम करने की इच्छा होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।